नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र और यूपी समेत मुल्क की कई रियासतों में हालात मजीद खराब हैं, यानी पिछले एक साल में कोरोना के हालात मजीद खराब हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, कोताही या लापरवाही? आखिर कमी कहां हुई, कहां पर चूक हो गई जो अब हालात इतने संगीन बनते जा रहे हैं? रोजाना रिकॉर्ड केसेस से अवाम में खौफ मजीद बढ़ गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कहीं दवाओं की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी। आखिर इतने संगीन हालात क्यों हो गए? और सवाल फिर वही उठता है कि आखिर कमी कहां पर रह गई? क्या अनदेखी की गई या फिर चूक कहां पर हो गई जो इतने संगीन हालात कोरोना को लेकर बनते चले गए? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रमन मलिक साहब, तर्जुमान है बीजेपी के। साधना भारती जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अमीक जामई साहब तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले रमन मलिक साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रमन मलिक साहब, कोरोना तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। पिछले साल हमने कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त पीएम ने कहा था कि सिर्फ 20 दिन 21 दिन हमें दे दीजिए बस, और आज एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रमन मलिक साहब, देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, मैं यही पूछना चाहूँगा कि उस समय का लॉकडाउन ने हमारे को, और जिस तरीके से जो इंतजामात करे गए थे, जो चीज़ें करी गई, उसने कितना हमको बचाया सारों को। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो जो प्रदेशों को जिस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी जो सख्तियाँ बरतनी चाहिए, जो काम होने चाहिए, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अगर वो, और मैं किसी एक स्टेट को सिर्फ नहीं बोल रहा, मैं हर तरफ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो फिर छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मैं हरियाणा हो, कहीं की भी बात हो, मैं सबकी एक पार करके बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ और उसको बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमने उस समय करा, आप उसको बोलते हैं उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा तो आज सामने दिख गया। आप ये बताइए और ये बात करें आज कि हमने कहां अब गलती करी, और गलती ये करी कि जो मास्क पहनने की जरूरत थी, जो उसको मास्क पहनाने की इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी। रमन मलिक साहब, ठीक है, मास्क तक ठीक है, लेकिन आपने कहा कि फायदा नजर आ रहा है। उस वक्त 1000 तकरीबन केस थे, 1000 से ज्यादा केसेस नहीं थे। और रमन मलिक साहब, अब आप देखिए सर, 1,80,000, यानी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 1 लाख और 1.5 लाख से ज्यादा केसेस ना आते हों। तो कमी तो कहीं ना कहीं रह गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें, कोई दिन ऐसा नहीं, एक मिनट, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें 60,000 महाराष्ट्र से ना आए और 20,000 के करीब छत्तीसगढ़ से ना आए और राजस्थान से ना आए, पंजाब से ना आए, दिल्ली से ना आए। अब हम इस बात के ऊपर अबू पहुंच जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज मैं बात कर रहा हूं उसको आप समझिए। अब कोरोना को आप बीजेपी और अदर से मत जोड़िए। कोरोना को आप बीजेपी और अदर से मत जोड़िए। आप पंजाब की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, आप दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करेंगे। कोरोना को कोरोना की तरह से लीजिए। नैरेटिव को चाहते हैं, देखिए, मैं आपके नैरेटिव को भी मैं पकड़ सकता हूं और मैं आपको अपना नैरेटिव भी पकड़ा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात जो आनी चाहिए और जो मेन बात है वो ये है कि हम अगर आज ये बात कर रहे हैं कि एक साल में क्या बदला, तो ये बदला कि हम लापरवाह हो गए। इसको मानने से प्रदेश की सरकारों को या हम इंसानों को, हम भारतीयों को गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल बात है कि हम लोग लापरवाह हुए हैं। ये अच्छी बात है कि आप सच्चाई मान रहे हैं, आप हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। रमन मलिक जी, आप सच्चाई को तस्लीम कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लापरवाही हुई है। यही सबसे बड़ी कमी है। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा।
साधना भारती जी, क्या वाकई में आज जो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा रोजाना केसेस कोरोना के आ रहे हैं, लोगों में फिर से बहुत ज्यादा डर और खौफ है, अस्पतालों में जगह नहीं है, बल्कि शमशान और कब्रिस्तान में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है तदफीन करने के लिए, आखिरी रसूमात के लिए? क्या वाकई में लापरवाही हुई है इस पूरे मामले को लेकर? अबू जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज अंबेडकर जयंती है, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दूसरा, नवरात्रे की शुरुआत है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, रमजान सबको मुबारक हो। एहतियात जरूर बरतें, तीज त्योहार मनाइए। टीका उत्सव तो ये सरकार अभी भी चला रही है, शर्मनाक है, मगर टीकों की ही कमी है सबसे बड़ी बात। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मैं शालीनता से सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता को, और जब आपने प्रश्न किया उनकी सरकार पर, तब वो भाजपा और कांग्रेस में बीमारी को बांट देते हैं जैसे वो महिलाओं के मुद्दे को बांट देते हैं। सीधी बात यह है, देखिए, जब सत्ता पक्ष इस तरीके से करने लगे जिस तरीके से इनकी सरकार चल रही है, चुनावों में कोरोना नहीं होता और आस्था के नाम पर कुंभ मेलों में कोरोना नहीं होता, मगर अब बच्चों की परीक्षाएं रद्द जरूर की हैं, तो क्या चुनाव रद्द नहीं किए जा सकते थे? जरूर किए जा सकते थे। अभी मैं दमोह उपचुनाव में 30 स्टार प्रचारक भी हूं कांग्रेस पार्टी के, और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। देखिए, दमोह में उपचुनाव था तो एक गाइडलाइन जारी की मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव के लिए कि सब जगहों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, मगर ब्रैकेट में गाइडलाइंस में लिखा था दमोह को छोड़कर। मैं पूछना चाहती हूं आखिर क्यों? दूसरी चीज ये कि अभी ये बात कर रहे हैं टीकाकरण की। अरे आपने टीका, सबसे पहले तो टीकाकरण करने की बात पर सबसे पहले आपने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया 84 देशों में, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी नहीं थी, तब तक 6 करोड़ आप एक्सपोर्ट कर चुके थे, यह आंकड़ा बताता है। दूसरी बात कि अब आप पर कैसे भरोसा करें ये झासाराम बाबा मोदी जी की सरकार पर, ये जुमलेबाजों की सरकार पर, क्योंकि खंडवा के अंदर और इंदौर के अंदर मास्क ना लगाने पर लोगों को, आम जनमानस को बुरी तरह से पुलिस पीट रही है, और एक महिला के सर पर डंडा मार दिया गया पुलिस के द्वारा। तो पहला डंडा तो मुझे लगता है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर पड़ना चाहिए, जो बिना मास्क लगाए रैलियां कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी चुनावों के कोरोना से लड़ने की बजाय भाजपा को चुनाव लड़ाने में व्यस्त है, वो सबको दिखाई दे रहा है। और नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश में कहते हैं मास्क नहीं लगाऊंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं मास्क लगाना जरूरी नहीं। 1 मिनट अब्बू जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यही नेता खुद मास्क नहीं लगाते, मास्क लगाने की हिदायत करते हैं, और कुत्ते काटे की वैक्सीन लगा दी जाती है। नहीं, देखिए जिन चुनाव की आप बात कर रहे हैं वहां सभी पार्टियां शामिल हैं। चुनाव की आप बात कर रहे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, वहां तमाम पार्टियां शामिल हैं, वहां सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। साधना भारती जी, चुनाव की आप बात कर रही हैं तो वहां सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी लीडर जिम्मेदार हैं, वहां पर सिर्फ बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं ठीक है, रमन की बात हो गई, साधना की बात हो गई, साधना की बात हो गई, मैं सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं, मैं अमीर जामई जी आपके पास आना चाहूंगा। अमीर जामई जी, क्या वाकई में आज जो कोरोना की सूरत हाल है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना पर सियासत तो जमकर हुई, लेकिन उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया गया कि आखिर कोरोना को खत्म कैसे करना है, कोरोना से जंग जीतनी कैसे, इस पर फोकस नहीं किया गया, उस पर सियासत जरूर हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टेलीविजन के जरिए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के कौमी सदर जनाब अखिलेश यादव जी खुद भी कोविड पॉजिटिव आए हैं, और हमारे जो सूबे के वजीर आला हैं योगी जी, वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके साथ साथ जितने भी लोग गरीब गुरबा लोग कोविड पॉजिटिव में आज इन्वॉल्व हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ होंगे और बाहर आएंगे। देखिए सर, इस पर जो एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है, ये हमेशा बीजेपी का मुद्दा बन जाता है, कांग्रेस का मुद्दा बन जाता है। मैं इसको पूरे देश का जो एक स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, मैं उससे जोड़ के देखना चाहता हूँ। हम ये देखते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो या केंद्र की हमारी जिसमें नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है उनकी सरकार हो, हमने देखा कि इन्होंने तो देशवासियों से कभी भी कोई वादा नहीं किया कि वो स्वास्थ्य देंगे, वो शिक्षा का इंतजाम करेंगे, वो एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें हर अमीर गरीब पढ़ेगा, एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां पे अंबानी भी इलाज कराएंगे और खदेरन मियां भी करेंगे। तो बीजेपी ने ऐसा कोई वादा तो किया नहीं था। उन्होंने वादा किया था 370 पर्सनल लॉ, पाकिस्तान में घुस जाएंगे, तो वो वही काम कर रहे हैं। इसलिए उनको आम इस देश के गरीब गुरबा जनता की जो फिक्र होनी चाहिए वो फिक्र नहीं है। अब आप बताइए कि मैं लखनऊ में इस वक्त जहां बैठा हूं सर,
आधा 500 मीटर पर यहाँ पे बैकुंठ धाम है डालीबाग का, वहां पर सिर्फ धुआं धुआं है, चिताएं, जैसे गुजरात में नरसंहार किया था मोदी जी ने, मुसलमानों का कत्लेआम किया था, ऐसा लग रहा है कि पूरे लखनऊ में हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है, लाशें बिछी हुई हैं, फजूल की इवन लकड़ियां, ये कोई अमित जामा जी, ब्लैकमेल हो रही है, कोर्ट के फैसलों के बाद आप ब्लैकमेल हो रही है, और मुख्यमंत्री हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जैसी चैनल के ऊपर इस तरीके की देख रहा है बकवास मंजूर नहीं है। अमित जामा जी, बिना तथ्यों के बाद अमित जामा जी, ठीक है, हालात बहुत संगीन हो सकते हैं और लखनऊ यूपी की खबरें लगातार मिल रही हैं और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हालात लखनऊ के खराब हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन उसकी एग्जाम्पल कुछ दूसरे तरीके से भी दी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि उसमें सियासत को ही एक तरह से उसमें घुसेड़ा जाए। मैं एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हुआ कि और इनसे पूछिए कि क्या ये कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, जब कोर्ट एक बार कह चुका है उसके बार झूठ बोलेंगे, उसमें नहीं, ये झूठ नहीं चलेगा। योगी जी तो हमारे लखनऊ में बैठे हैं ना। अरे टूटी चोर की बात क्यों करें हम? आ रहा है एक हफ्ते के बाद, हम टूटी चोर की क्यों बात करें? उसके बाद एम्बुलेंसेस का लाइन, अरे टूटी चोर की बात क्यों ना करें? होती है लखनऊ में, लाइन खत्म नहीं होती है, ये दिखा। अरे टूटी चोर की बात क्यों ना करें? एंटी हिंदू सरकार है। आपको तो मुसलमानों से नफरत है ही है, मर जाने दीजिए मुसलमानों को, तबलीग के जरिए मर जाने दीजिए उनको, लेकिन आप हिंदुओं की फिक्र तो कर लेते हैं महाराज। अरे मुसलमानों को क्यों करना चाहिए? पूरी कैसा भी अपना प्रार्थना करें, उसमें क्या दिक्कत है? मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, चुनाव चाहिए, कुछ और ही चाहिए। पूछो इस देश के हुक्मरान नरेंद्र मोदी जी से कि शर्म नहीं आती है आपको? ठीक है, देखिए अमीर जामा जी, ये हिंदू मुसलमान तो हम लोगों ने बना रखा है, कोरोना नहीं जानता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कोरोना को नहीं पता है, और हम सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना होगा, तभी कोरोना का खात्मा होगा। अगर हम स्टूडियो में बैठकर या स्टूडियो के बाहर निकलकर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो माफ कीजिएगा, कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। कोरोना हिंदू मुसलमान कुछ नहीं जानता है, कोरोना हिंदू और मुसलमान तो हमने बना रखा है। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। निम्मी रस्तोगी जी, क्या वाकई में आज कोरोना की जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, बहुत डरावनी सिचुएशन है, 1 लाख और 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आप क्योंकि शुरू से ही कोरोना टास्क फोर्स से जुड़ी रही हैं, कमी कहां पर रह गई? आपको क्या लगता है कि कहां पर चूक हो गई, कहां पर कमी रह गई जो आज इतनी खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है? अब देखिए, हालत वाकई बहुत ख़राब है। मैं आंकड़ों की बात तो आपने बताई, लेकिन मैं आपको रियल हॉस्पिटल्स की पिक्चर बता रही हूँ कि वेंटिलेटर बेड्स ख़त्म हो चुके हैं, मरीजों को जगह नहीं मिल रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से वर्सन हो रहे हैं, जो जानें बचाई जा सकती थी उनको भी हम नहीं बचा पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब ये जो पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस प्रोसेशंस ये जो हुए हैं, इनसे जो इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 से 14 दिन का होता है, उसके बाद नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट डबल या 3 गुने भी हो सकते हैं। तो और यहाँ बैठ के अगर हम पॉलिटिकल छीटाकशी या हल्की डिबेट कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बिकॉज इसका मतलब ना तो हमने कोई लेसन सीखे तो उसको फिर भूल गए, और आने वाले वक्त में हम सीखने को तैयार ही नहीं है। तो ये जो कलेक्टिव ह्यूमन फेलियर है, इंडिविजुअल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सिविल लेवल पे, ये में बहुत भारी पड़ने वाला है। उनसे पूछिए जिनके मरीज मर रहे हैं, सबके साथ ये सिचुएशन है। और कोरोना में क्या होता है, एक करता है और दूसरा कोई भुगतता है। तो अब हम इसकी एक कलेक्टिव ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बहुत सेंसिटिविटी से लें और सोचें कि आगे क्या करना है। अब मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात बताती हूँ। जब कोरोना आया था तो हमें इसके इलाज के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, पेशेंट को डील करके, ग्लोबल रिसर्च पढ़ के अब हम मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्हें इनफ बेड्स मिले, एडमिशन मिले। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा लोग होने के बावजूद भी मोर्टेलिटी इतनी हाई नहीं है। तो हमने तो सीखा, लेकिन सिविल सोसाइटी ने क्या सीखा?
थोड़ी दिन सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाया, उसके बाद सब भूल गए। एक को देख के 10 लोग बिगड़ रहे हैं, हर्ड मेंटेलिटी हो रही है। एक शादी में 50 लोग आए, अगले में 500 लोग आ गए। तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्यों फिर सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी आपके लिए परेशान रहे, या आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करते हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने चाहिए थे। क्या जरूरत थी इन पॉलिटिकल रैलीज और इन रिलीजियस प्रोसेशन या कुंभ ऑर्गेनाइज करने की? सिंबॉलिक प्रोसेशंस भी हो सकते थे। आपको पता है देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, मेगा पेंडेमिक है, ना कभी हुई, ना देखी किसी ने, ना किसी को कोई एक्सपीरियंस है। तो आपको समझ जाना चाहिए। ये सब बाद में कर लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है बिकॉज आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अपने 6-7 लोग ऐसे हैं जिन्हें हॉस्पिटल के बेड्स नहीं मिले हैं, एंड इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। बहुत मुश्किल हालात हैं, जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं रमन मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। रमन मलिक साहब, निम्मी रस्तोगी जी पेशे से डॉक्टर हैं और किसी सियासी उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जो सूरत हाल है उन्होंने बताया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के हालात से निकलेंगे कैसे हम लोग? जब शुरुआत थी 1 साल पहले बिल्कुल केसेस नहीं थे, ना के बराबर केसेस थे, और आज रमन मलिक जी देख लीजिए जो सच्चाई है, जो सरकार की रिपोर्ट है, 1,80,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में है। अब कैसे निपटा जाएगा इस तरह के हालात से? और अगर इस पर सियासत होती रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। रमन मलिक साहब। अबू भाई, मैं बहुत जल्दी में 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितनी पॉलिटिकल कमेंट्री हुई और सिंबॉलिक कमेंट्री जिस तरीके से करी गई, एक तो मैं उसकी भत्सना करता हूँ, दूसरा उसका जवाब देता हूँ। इलेक्शन की स्टेट केरल 7515, तमिलनाडु अंदाजन 7000, वेस्ट बंगाल 4817, आसाम 590, पुडुचेरी 418, उत्तराखंड में कुंभ हो रहा है 1925। ये वो जगहें हैं जिनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी जिनकी ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए जिनके ऊपर, वो है महाराष्ट्र 60,000, छत्तीसगढ़ 15,000, दिल्ली 13,500, कर्नाटक में भी है। तो अरे हमारे यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, आपने कई राज्यों में टेस्ट बंद किए हुए हैं। तो जहाँ टेस्ट नहीं होंगे रमन जी, वहाँ पर आंकड़े नहीं भरेंगे। आप देखिए, समझना पड़ेगा कि आपकी बारी में मैं सुन रहा था, शांति रखिए, अभी मैं आपका जवाब भी देता हूँ। इसीलिए अरे अबोध बालक की प्रवक्ता, आप जरा 2 मिनट शांति से सुनिए। बहन मेरी सुनिए। नहीं, शांति से तब आप राजनीति आपने शुरू करी थी, मैंने नहीं करी थी। सुनाइए भाई साहब, मेरे को जवाब देने दीजिए। ये मन की बात, जुमलेबाजी कब करना बंद करोगे भाई? आज ये का बात जो है ना, भारत इसको दूसरे नंबर पर है कोरोना संक्रमण में, और अभी तक क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको ताली दीपक 9:09 पर घंटियां बजवाइए। इससे ठीक है, देखिए मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। रमन मलिक साहब, साधना भारती, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए साधना भारती जी, रमन मलिक जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। दोनों लोग मेरी बात सुन लीजिए। मैं दोनों के पास आ रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि डिबेट इस तरह का हो जिसमें हंगामा हो, शोर शराबा हो, जिसमें सिर्फ सियासत हो। आज सियासत का वक्त नहीं, माफ कीजिएगा रमन मलिक साहब, आप भी, साधना भारती जी आप भी, सियासत का वक्त नहीं। अब यह सोचने का वक्त है कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, मुल्क के लोगों को कैसे बचाया जाए। जो सच्चाई है वो निम्मी रस्तोगी जी ने भी बताई है। जो सच्चाई है वो निम्मी रस्तोगी जी ने भी बताई है कि कितने बुरे हालात हैं, हालात कितने तेजी से बिगड़ रहे हैं। रमन मलिक साहब सुन लीजिए। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। सियासत अब नहीं होनी चाहिए, सियासी आंकड़े मत गिनाइए यहां पर कि केरल में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ और यूपी में क्या हुआ। अब यहां पर होना क्या कुछ चाहिए रमन मलिक साहब? बचाव किस तरह से किया जाए, कोरोना को कैसे शिकस्त दी जाए? रमन मलिक जी, सबसे पहली बात यह होनी चाहिए, देखिए सबसे पहली बात यह करी जाए कि ये जो प्रदेश की हमारी सरकारें हैं, कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो भाजपा से शासित हो या वो कांग्रेस का शासित हो या वो किसी और पार्टी का, और उसके साथ साथ जितने भी हम सामाजिक लोग हैं, चाहे वो समाज में किसी भी भूमिका में हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या और किसी भूमिका में हो, हमको सबसे पहले ये संदेश कीजिए, दूरी
मास्क है जरूरी। एक साल से यही संदेश दिया जा रहा है, एक साल से रमन मलिक जी, एक साल से यही संदेश दिया जा रहा है। और आपने कहा कि एक साल में फायदा हुआ, कम से कम लोग मास्क लगाने लगे हैं, लोग कोरोना गाइडलाइन पर अमल कर रहे हैं। अभी आपने कहा था पहले सवाल के जवाब में कि इस एक साल में फायदा हुआ है, तो एक साल से तो यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। मेरे को ये बताइए, मैं आपसे एक चीज आपके सामने जवाब दीजिएगा इतना सा कि अगर स्टेट की मशीनरीज, अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट की मशीनरी पक्का होके चल रही होती तो जो स्पाइक हिंदुस्तान में महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि सेंटर से हमें मदद नहीं मिल रही है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि सेंटर से हमें मदद नहीं मिल पा रही है। हो जाता। ठीक है, साधना भारती जी आप जवाब दीजिए, मैं अमित जामा जी उसके बाद आ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ अमित जामा जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रमन मलिक जी सुन लीजिए, रमन मलिक जी सुन लीजिए, जो सवाल आपने उठाया उस पर साधना भारती जवाब दे रही है, सुन लीजिए। रमन मलिक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात जो अब आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसा अभी आदरणीय रमन मलिक जी ने ये कहा कि मास्क है जरूरी, दूरी जरूरी है, तो उम्मीद है कि ये बात आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने सुन ली होगी, क्योंकि वही बिना मास्क के बंगाल में हजारों लोगों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। इन्हीं के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी सुन ली होगी, जो कहते हैं कोरोना नहीं है। मैं आंकड़ों पर बात कर लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, सागर में अभी 60 वर्ष की एक महिला को ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प कर वो फ्लोर पर लेटे हुए उनकी डेथ हो गई। दूसरी बात, बालाघाट में सादिक शेख नाम के एक व्यक्ति की मौत होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो व्यक्ति मरते हैं। भोपाल के अंदर 500 दिन में ऑक्सीजन की कमी के लिए आती है। डॉक्टर कहता है बीच में मत बोलिए भाई साहब, आपने बड़े झांसा का झूठ चाप चूरन बांट दिया आपने। और आप ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए, वन बाय वन अपनी बात रखिए। देखिए बात फिर समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी। रमन मलिक जी, साधना भारती जी एक एक करके, मैं सिर्फ 30 सेकंड और दे रहा हूं साधना जी। अमित जामा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। अमित जामा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। साधना भारती जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद रमन जी मैं आऊंगा। रमन मलिक जी मैं आपके पास भी आऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं ये कह रही हूँ, ये हरिद्वार की बात कर रहे थे, मतलब लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुआ था, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव बंगाल में 8 चरण में हो रहा है। हरिद्वार में मंगलवार तक 594 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा साधु हैं। अब आप बताइए कि कोरोना नहीं चलेगा, मतलब जहाँ पर चुनाव है वो कोरोना नहीं आएगा, जहाँ आस्था की बात है वहाँ कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, अरे वैक्सीन को एक्सपोर्ट, ठीक है, साधना जी बात हो गई, साधना भारती मैंने टाइम दे दिया, साधना जी बात हो गई। अमित जामा मैं आ रहा हूं, उसके बाद रमन मलिक जी मैं आपके पास आऊंगा। अमित जामा जी, सवाल ये उठ रहा है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, बहुत खौफनाक हालात बनते जा रहे हैं, इस पर कैसे अब काबू कैसे पाया जाए? अखिलेश यादव जैसे जो अपोजिशन लीडर हैं, सबसे बड़ा चेहरा यूपी का, वो महफूज नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो वजीर आला है वो महफूज नहीं है, तो फिर आम लोगों की क्या बात की जाए? अमित जामा साहब देखिए, अब मुझे लगता है कि कुछ संजीदा बातें करने की जरूरत है। जी कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी, जो हमारा देश में मेडिकल बुलेटिन रोजाना जारी हो रहा था दिल्ली से, हमें नहीं मालूम कि केंद्र की सरकार ने वो मेडिकल बुलेटिन क्यों बंद कर दिया, जो कोरोना का रिजल्ट का एक डाटा देश में देता था। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ योगी जी की सरकार में एक बुलेटिन रोजाना जारी हो रहा था, लेकिन पिछले 9-10 महीनों से उस बुलेटिन का, उस रिकॉर्ड का कोई पता नहीं। दूसरी बात है कि जो लैब्स को जोड़ा गया था कि जहां पे कोरोना का टेस्ट होगा, आज 1 हफ्ते से 10 दिन लग रहे हैं टेस्ट के रिजल्ट आने। आज के इस दिन की हालत यह है कि फॉर्म नहीं मिल रहा है जिससे कोविड का टेस्ट हो। तो सवाल यह है कि वो जो सारे बजट, पीएम केयर के फंड में जो पैसे गए देश भर के विधायकों के, सांसदों के, निधियों के, आपने पूरा देश का पैसा सांसदों को, विधायकों को पैदल करके पीएम साहब के बजट में चल गया पैसा। वो पैसा आप निकालिए, वो पैसा आप बांटिए कि जिससे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर आए उसे जांच हो। नहीं बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि वो हो नहीं पा रहा। नहीं बिल्कुल, अब ये सबको मिलकर सोचना होगा कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि पिछले 1 साल में तो हम तकरीबन एक तरह से नाकाम ही रहे हैं। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, पिछले 1 साल के जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई जारी है, उस पिछले 1 साल को आप किस तरह से देखती हैं? अगर आज सूरत हाल यह है तो पिछले 1 साल की लड़ाई को आप क्या कहेंगी?
तो अबू जैसे मैंने कहा, स्केल ऑफ चैलेंज इतना बड़ा है कि हम एक सिंगल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते अगर हम फेल हो रहे हैं। और मुझे इन जनरल अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर बहुत गर्व होता था, लेकिन पहली बार मुझे अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में कॉमन सेंस की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई है। या तो फिर लोग एक तरह की सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब और समझना सीखना नहीं चाहते। जो दिया था कि हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी अच्छी है, हम लोग फला तरह के खाने खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बेटर है, वो सब अच्छा था। बिकॉज नंबर ऑफ केसेस कम जा रहे हैं, बेटर है, वो सब अच्छा था। जो हमें अपनी स्टेप अप करनी चाहिए थी, अपने हॉस्पिटल बेड, अपनी वेंटिलेटर्स, अपनी मेडिकल सप्लाईज, ऑफ कोर्स वैक्सीन, ये सब हम कर तो रहे थे, लेकिन हमारी गति उतनी नहीं थी कि हमने सोचा वर्ड्स बिहाइंड अस। रमन मलिक साहब, बहुत मुख्तसर में, सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सेंटर को, तमाम रियासतों को, तमाम स्टेट को साथ लेकर कोरोना के खिलाफ खड़ा होना होगा, कोरोना से लड़ना होगा। उसमें फिर सियासत नहीं होनी चाहिए कि कौन बीजेपी है, कौन नॉन बीजेपी है। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन बात ये आनी चाहिए कि जो स्टेट में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए और साथ में उनको ये पारदर्शी तरीके से मानना चाहिए कि इस समय उनकी को राजनीति खेलने का समय नहीं है। इस समय काम करने का समय है। राजनीति बिल्कुल। और यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कही है, यही बात उद्धव ठाकरे जी ने भी कही है कि कोरोना बहुत खतरनाक होता जा रहा है, बहुत खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। ऐसे में सियासत नहीं, काम करने की जरूरत है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी, साधना भारती जी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी और अमीर जामाई जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।